Hello students and welcome back to the MedBMS channel. So this is going to be the second part of the Dincharya chapter, and our today's first topic is Brahma Muhurat and getting up in the morning. So according to Astang Hriday, Sutrasthan second chapter, Brahma Muhurta उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुष, which means कि अगर कोई पर्सन स्वस्थ है और अपने आयु की रक्षा करना चाहता है तो उसे ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए और निद्रा का त्याग कर देना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का समय हम कब डिसाइड करेंगे कि कौन सा जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाएगा। तो अकॉर्डिंग टू अरुण दत्त ऑन अष्टांग हृदय सूत्रस्थान सेकेंड चैप्टर, इनका कहना है कि जो रात्रि का 14वां मुहूर्त होता है उसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो अगर हम अहोरात्रि में यानी कि पूरे दिन और रात को मिला करके हम बात करें तो उसमें टोटल 8 प्रहर होते हैं और एक प्रहर जो है वो तीन घंटे का होता है। तो 8 × 3 इज इक्वल टू 24 आवर हो गए। तो हमने देखा कि एक प्रहर जो है वो 3 घंटे का है और एक मुहूर्त जो है वो 48 मिनट्स का है। तो अकॉर्डिंग टू शब्द कल्पद्रुम, सूर्योदय के पूर्व जो आधे प्रहर है यानी कि 1.5 घंटे या 90 मिनट्स, उसमें दो मुहूर्त होते हैं यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 96 मिनट्स, जिसको दो डिवीजन किए गए हैं। जो पहला वाला पार्ट है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं और जो दूसरा वाला पार्ट है उसको रौद्र मुहूर्त कहा गया है। अब देखते हैं ब्रह्म मुहूर्त का महत्व। तो बताया गया है कि अगर कोई पर्सन ब्रह्म मुहूर्त के समय निद्रा लेता है तो उसका जो पुण्य है उसका नाश हो जाता है। कौन से लोग ऐसे हैं जो उनको ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा लेना अलाउड है? तो वो है अगर कोई पर्सन रोगी की अवस्था में है या फिर शास्त्रविद जो कार्य हैं अगर उसको करते वक्त कोई नींद आ जाए तो उसमें भी कोई दोष नहीं बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त को पंचामृत बेला बोला गया है क्योंकि इसमें प्रकृति के पंचामृत हमें प्राप्त होते हैं, जो कि है शुद्ध आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो इसमें जो सभी चीज़ें हैं बहुत प्योर फॉर्म में हमें मिलती है, जिसकी वजह से जो हमारा माइंड है बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करता है। जो प्रातः काल होता है ये पांचों स्वच्छ और प्रदूषण रहित होते हैं, तो इसलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। और ऐसा करने से जो सूर्य की जो रश्मियाँ होती हैं यानी कि जो सूर्य की किरणें होते हैं उससे हमें विटामिन डी तो मिलता ही है, साथ में जो बहुत सारी व्याधियाँ होती हैं उसको नष्ट करते हैं। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेकिंग अप एट द ब्रह्म मुहूर्त इन द प्रेजेंट सिनारियो एंड द इफेक्ट ऑफ अर्ली राइज ऑन हेल्थ, स्लीप, alertness एंड मेमोरी। सो वेकिंग अप एट द ब्रह्म मुहूर्त इज़ अ प्रैक्टिस दैट हैज़ बिन फॉलोड इन इंडिया फॉर सेंचुरीज। तो बताया गया है कि जो भी पर्सन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं उनको सुबह उठ करके मेडिटेशन, योगा एंड चैंटिंग, इस तरह की जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं उसमें अपना टाइम जो है देना चाहिए। It is believed that during the Brahma Muhurat, the energy of the universe is in the perfect balance and there are minimal distractions, making it easier to concentrate on spiritual practices. तो नेक्स्ट देखते हैं, waking up early has been linked to several health benefits such as the improved sleep quality, better mental health, increased productivity and better memory retention. और एक पर्सन को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि वो एटलीस्ट मिनिमम 7 to 8 आवर्स का स्लीप कंप्लीट करे ड्यूरिंग एवरी नाइट। द पर्सन शुड इंश्योर दैट यू गेट द एडिक्वेट स्लीप एंड डो नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर स्लीप क्वालिटी। तो एक मुहूर्त में जो 48 मिनट्स होते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से जो ह्यूमन बॉडी होता है इट इज़ फिल्ड विद द होप, इंस्पिरेशन एंड पीस। इस टाइम पे जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ही प्योर, काम एंड सूदिंग होता है एंड द माइंड इज़ फ्रेश आफ्टर द स्लीप। Sitting in meditation improves the mental performance and increases the sattva gun. It even subdues the mental irritation, hyperactivity and lethargy. तो इस टाइम पे जो प्राण शक्ति जो हम लोग वाइटल्स बोलते हैं, हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो हाईएस्ट लेवल पे होता है। तो इस टाइम पे उठने पे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। देयर इज़ अ cheerful atmosphere all around which has a considerable good effect on the mind and the body. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें टाइम ड्यूरेशन बताया गया है कि कौन सा जो टाइम होता है वो कफ, पित्त और वात ऐसे बताए गए हैं। तो देखते हैं कि ड्यूरिंग द सनराइज से लेकर के और 10 AM तक जो टाइम ड्यूरेशन है वो कफ का टाइम है। नेक्स्ट बात करते हैं पित्त के लिए। तो 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक का जो टाइम है उसको पित्त का बताया गया है और 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक का जो टाइम है उसको वात का बताया गया है। आफ्टरवर्ड्स जो 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे का टाइम है उसको कफ का टाइम बताया गया है। 10 बजे से लेकर के 2 बजे रात तक का जो टाइम है उसको पित्त का बताया गया है। और जो अर्ली मॉर्निंग होता है टाइम यानी कि 2 बजे से लेकर के और 6 बजे तक का जो टाइम है यानी कि ब्रह्म मुहूर्त वाला जो टाइम है वो भी इसमें इंक्लूड हो रहा है, उसको वात का टाइम बताया गया है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि जो ब्रह्म मुहूर्त है वो वात के काल में आता है। तो ये टाइम जो है बेस्ट होता है सुबह उठने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं द इफेक्ट ऑफ अर्ली राइज ऑन हेल्थ, स्लीप, अलर्टनेस एंड मेमोरी। तो अकॉर्डिंग टू अ स्टडी published in the Nature Communications, early rising may lead to greater well-being and a lower risk of schizophrenia and depression.
दूसरी स्टडी में बात करते हैं कि अर्ली राइजर्स आर लेस लाइकली टू डेवलप मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स देन नाइट आउल्स। तो यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स बताए गए हैं, जो कि है पॉजिटिव आउटलुक, मोर एनर्जी, बॉडी सिस्टम रिबूट, मोर टाइम टू एक्सरसाइज, बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड, हेल्दियर एट ईटिंग, मोर प्रोडक्टिव एंड हेल्प्स योर स्किन टू लुक हेल्दी। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी पब्लिश्ड इन द ऑक्सफोर्ड एकेडमिक जर्नल, अर्ली मॉर्निंग वर्क कैन कॉज अ रिडक्शन इन द स्लीप टाइम एंड इंक्रीजेज द एप्रीहेंशन स्ट्रेस। जो अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं लोग, उनका जो स्लीप टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है और साथ ही साथ उनका जो स्ट्रेस लेवल होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। ऐसा ज़्यादातर जो यंग जनरेशन है उसमें देखने को मिलती है, एंड दे कंप्लेन ऑफ मोर स्लीपीनेस एंड अनफ्रेशनिंग स्लीप। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके बेनिफिट्स, तो हम ऑलरेडी देख ही रहे हैं। तो इसमें बताया गया है बेटर कॉन्सेंट्रेशन, अलर्टनेस, कॉग्निटिव परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, अर्ली राइजर्स टेंड टू बी मोर प्रोएक्टिव, गोल ओरिएंटेड एंड हैव स्ट्रॉन्गर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, पोटेंशियली कंट्रीब्यूटिंग टू देयर सक्सेस। अब बात करते हैं उषा जलपान की। तो बताया गया है कि सूर्योदय के समय उठने के बाद हमें कम से कम 8 प्रशृति जो पानी होता है उसको इनटेक करना चाहिए, यानी कि हमें पानी पीना चाहिए। तो जो एक प्रशृति है वो 80 मिलीलीटर बताया गया है। तो वहीं अगर हम 8 प्रशृति देखें तो 80 इंटू 8 दैट इज़ द 640 ml। तो जल पीने से जरा एवं रोग से मुक्ति होकर के 100 वर्षों से भी अधिक समय तक जीवित रहा जा सकता है। इस जलपान का समय रात्रि के चौथे प्रहर में प्रवेश करने का समय होता है। तो अगर कोई पर्सन सुबह सुबह उठ करके और अच्छे से पानी पीता है, तो जो लॉन्ग टाइम स्लीप की वजह से उसकी बॉडी डिहाइड्रेटेड फील कर रही थी, वो वापस से उसका जो बॉडी है हाइड्रेटेड हो जाएगा। और नेक्स्ट बात करें कि इससे जो मोशन होता है वो सुधरता है, जिसकी वजह से जो आजकल नॉर्मल लोगों को प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन की, ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है, तो वो जो चीज़ है वो ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं जल का जो गुण है। तो बासी जल पीना चाहिए इस टाइम पे। इसके लाभ के बारे में देखते हैं, तो उषा जलपान करने से अर्श, शोथ, ग्रहणी, ज्वर, उदर ऐसे अन्य रोग जो हैं जो कि वात, पित्त, कफ और चोट के कारण उत्पन्न होते हैं, उन सब का नाश हो जाता है। जल पीने के बाद मल त्याग करना चाहिए। तो जल पीने से हमारा मोशन सही हो जाता है, उसके बाद हमें मल त्याग करना चाहिए। तो मल और मूत्र का वेग जब प्रतीत होता है तो दिन में उत्तर की तरफ, और अगर रात्रि में होता है तो उस वक्त दक्षिण की तरफ मुख करके करना चाहिए। मौन धारण करके तथा वस्त्र धारण करके एवं सिर को ढक करके मल का त्याग करना चाहिए। आए हुए वेग का त्याग करना चाहिए, परंतु बलपूर्वक विसर्ग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट बताया गया है कि अत्यंत खराब अवस्था में या फिर पवित्र स्थान पर, रास्ते में, मिट्टी या फिर किसी ढेर पर, गायों के बैठने के स्थान पर और अन्य ऐसे जो भी पवित्र स्थान है या फिर ऐसी जगहों पे मलत्याग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं गुद प्रक्षालन विधि एवं लाभ। तो इसमें बताया गया है कि कंकट, काष्ठ आदि से रहित जो शुद्ध मिट्टी होती है उससे ही पिंड बना करके और गुद मार्ग को साफ करना चाहिए। उसके बाद नदी के तट पर किसी जल पात्र में जल और मिट्टी लेकर के गुदमार्ग को शुद्ध करना चाहिए। शौच कार्य करते समय जल के छींटे इधर उधर नहीं गिरने चाहिए। गुद प्रक्षालन से पवित्रता आती है और पुरुष आदि का जो लेप और दुर्गंध है उसका विनाश होता है। सफाई रखने से अगर जो बॉडी है वो स्वच्छ रहती है, हाइजीन रहती है, तो मेधा, कांति एवं बल की प्राप्ति होती है, पवित्रता आती है, आयु को बढ़ाने वाला होता है और दरिद्रता का नाश करती है। इससे जो दुख और पाप है उसका भी नाश होता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मल त्याग इन अ वात काल, दैट इज़ अर्ली मॉर्निंग। तो हम ऑलरेडी जो टाइम ड्यूरेशन है वो देख चुके हैं, जिसमें हमें ये पता चला कि जो ब्रह्म मुहूर्त है वो वात के प्रिडोमिनेंस के टाइम पे होता है। तो वात का जो गुण है वो है चंचल गुण। तो वात के चंचलता गुण के कारण जो पूरी शादी है उसका जो त्याग है वो ईजी हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट बताया गया है कि अधिक सोते रहने से जो मूत्र आदि दोषों का पुनर्आवेशण होने लगता है, यानी कि जो मूत्र आदि का त्याग होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, वो वापस से एब्जॉर्ब होने लगता है। दिस इज बिकॉज द वात दोष इज डोमिनेंट during this time and it is responsible for the elimination of the waste from the body. Good bowel habits are essential for maintaining the overall health and well-being. According to Ayurveda, a healthy digestive system is the foundation of good health. तो आयुर्वेद में जितने भी रोग होते हैं उन सब का एक मुख्य कारण जो है मंदाग्नि बताई गई है। तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहती है तो एक पर्सन भी हेल्दी रहता है। अब देखते हैं मुख प्रचालन। तो पहले के टाइम पे जो बरगद आदि शीरी वृक्ष होते थे, इनके कषाय से या फिर इनके कषाय में दूध मिला करके अथवा लोध्र के कषाय से, यानी कि हम बात करें जो कषाय रस है वो उसका जो काम होता है वो शोषण काम होता है। तो हमें इसका यूज़ करना चाहिए अपने मुख को और नेत्रों को धोने के लिए।
इससे नीलिका, मुख शोष, पीड़िकाएँ, व्यंग तथा रक्तपित्त जनित व्याधियाँ शीघ्र नष्ट हो जाती हैं। There are several options available in the market that cater to different skin types and consent for the फेस वॉशेज़। तो आजकल के टाइम में डिफरेंट डिफरेंट फेस वॉशेज़ आने लगे हैं डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी ऑफ स्किन के लिए। सेंसिटिव के लिए अलग, ड्राई स्किन के लिए अलग, वेट और जो भी ऑयली स्किन है उनके लिए अलग अलग आते हैं अब। It is important to choose a face wash that is gentle on the skin and does not contain the harsh chemicals that can strip the skin of its natural oils। तो हमें हमारे जो बॉडी का जो पीएच है, जो हमारे स्किन का पीएच है, उसको मेंटेन करे। इस टाइप के केमिकल्स हमें देखने चाहिए, कोई हार्श केमिकल्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। क्लेंजर्स विथ अ हाई अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन शुड बी अवॉइडेड बाई पीपल विद द ड्राई स्किन। कॉज अगर हम हाई अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन का यूज़ करेंगे तो जो हमारी ड्राई स्किन है वो और ज़्यादा ड्राई होकर के पील ऑफ होने लगेगी। ऑयली स्किन जो है इनको लोअर पीएच का फेस वॉश चूज़ करना चाहिए। वेयर एज द जो सेंसिटिव स्किन है उनको एक बेसिक क्लेंजर यूज़ करना चाहिए विथ नो हार्श फ्रेगनेंसेज और द केमिकल्स। सो गो फॉर द फेस क्लेंजर दैट अवॉइड ऑफ द सल्फेट्स। हमें ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा जो फेस वॉश है या फिर जो भी शैम्पू प्रोडक्ट्स है उसमें जो सल्फेट है वो ना प्रेजेंट हो। फ्रेगनेंसेज इन द स्किन केयर Fragrances in the skincare products are one of the most common causes of the sensitizing and other undesirable skin reactions, according to a study. नेक्स्ट बात करते हैं दंत धावन के बारे में, जो कि आजकल के मॉडर्न डे में ब्रशिंग है। तो इसमें हमें बताया गया है कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए और कौन से रस से करना चाहिए, तो वो है कटु तिक्त कषाय रस के जो भी दातौन होते हैं उनसे हमें ब्रश करना चाहिए। तो खदीर आदि कषैले, करंज आदि कड़वे तथा निम्बादि तिक्त रस से युक्त दंत काष्ठ के अग्रभाग दांतों से चबा करके नरम करके मसूड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए दंत धावन करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत मधुर रस से युक्त जो दातुन होता है वो है मधुक, कटु रस जो प्रधान होता है वो है करंज, तिक्त रस जो प्रधान है वो है निम और जो कषाय रस प्रधान होता है वो है खदीर। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं दंतकाष्ठ परिमाण की। तो जो दातौन है वो कितना बड़ा या फिर कितना मोटा होना चाहिए, तो दातौन कनिष्ठिका उंगली के अग्रभाग के समान मोटी तथा 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए। दंत विशोधन चूर्ण, तो आजकल मार्केट में बहुत सारे टूथपेस्ट आते हैं, तो उसी तरह से पहले के लोग चूर्ण का इस्तेमाल करते थे जिसमें आते हैं कूट, त्रिवर्ग तृतीय जो कि है त्रिफला, त्रिकटु और त्रिजातक। इसके चूर्ण को और चूर्ण के तेल को सेंधा लवण और छौदे के साथ मिला करके और मसूड़ों को बिना नुकसान पहुंचाएं धीरे धीरे दांतों पर घिसना चाहिए। दंत शोधन से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो दंत धावन करने से हमें मुख दौर्गंध्य, मुख वैरस्य, जिह्वा, दांत तथा मुख के मल का विनाश होता है और भोजन में रुचि आती है तथा मन की प्रसन्नता प्राप्त होती है। अब देखते हैं कि दंत धावन करने के लिए किसको निषेध किया गया है, यानी कौन से ऐसे लोग हैं जिनको दंत धावन नहीं करना चाहिए। गले के रोग, तालू के रोग, ओष्ठ के रोग, बेसिकली जो ऊर्ध्व जतुगत के रोगों से पीड़ित होते हैं जो पर्सन, उनको दंत धावन निषेध किया गया है। जो व्यक्ति दुर्बल होते हैं, छर्दी, अजीर्ण, मूर्छा, मद, इन सब से जो भी पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको दंत धावन के लिए निषेध किया गया है। हियर आर फ्यू जनरल पॉइंटर्स अबाउट ब्रशिंग। ब्रशिंग एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। तो यहाँ पे बताया गया कि जो हमारा सलाइवा है वो एक तरह से क्लिनजिंग एक्शन शो करता है, जो कि हमारे दांतों में बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं उनका जो ग्रोथ होता है उनको इनहिबिट करता है और उनसे फाइट करता है। ब्रश नो मोर देन थ्राइस टाइम्स अ डे। ब्रश lightly which does not damage your gums, but once plague has hardened into the calculus, that is the tartar, brushing won't remove it. You will need cleansing at the dentist office। यानी कि बताया गया कि अगर आप बहुत टाइम से जो ब्रश है वो अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे एक प्लेग फॉर्मेशन हो जाता है जो कि बाद में टार्टर फॉर्मेशन कर लेता है और उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है, जो कि डेंटिस्ट ही निकाल सकते हैं। ब्रश फॉर एटलीस्ट 2 minutes। फिक्स a standard routine। Always use a toothbrush with the soft or the extra soft bristles। चेंज योर टूथब्रश रेगुलरली। एक टाइम ड्यूरेशन जो कि 3 months, तो हर 3 month पे हमें अपना जो टूथब्रश होता है उसको चेंज करना चाहिए। इलेक्ट्रिक इज़ फाइन बट नॉट ऑलवेज नेसेसरी। मॉडर्न या ब्रशिंग टेक्निक्स, तो यहाँ पे हमें बताया गया कि हमें 45 डिग्री का एंगल बना करके और सर्कुलर मोशन में ब्रश करना चाहिए। स्ट्रोक्स आर रिपीटेड अराउंड 20 times, 3 teeth एट द टाइम। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। इट इज़ द इफेक्टिव मेथड फॉर रिमूविंग द प्लेग। इट प्रोवाइड्स द गुड जिंजिवल स्टिमुलेशन एंड इट इज़ ईजी टू लर्न। डिसएडवांटेज बताया गया है कि इट में कॉज द इंजरी टू द जिंजिवा। अगर ओवर ब्रशिंग कर लेते हैं तो हमारे जो गम्स होते हैं उस पर डैमेज हो सकता है। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड द रिक्वायरमेंट इज़ टू हाई फॉर सर्टन पेशेंट। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑफ इनकरेक्ट ब्रशिंग की। गम्स कैन बी रिसीडेड एज अ रिजल्ट
Teeth look long and roots get exposed. Gums get irritated and start bleeding. Tooth staining, bad breath, that is called as halitosis. Periodontal problems, abrasion or wear of the teeth. Teeth become sensitive to hot and cold sensation. Bone loss and which ultimately lead to the tooth loss. नेक्स्ट बात करते हैं डेंटरफिसेस जो कि है टूथपेस्ट. तो these are the agents which is used to clean and polish the natural teeth. They are supplied in the paste, powder gel or liquid forms. Many dentifrices have been produced all over the ears, so which help to remove the food debris and the dental plaque. तो यहाँ पे टाइप ऑफ डेंटरफिसेस के बारे में बताया गया है. तो फर्स्ट टाइप है जो कि है टूथपेस्ट. सो इट इज़ यूज इन द कंजुगेशन विद द टूथब्रश टू हेल्प मेंटेन द ओरल हाइजीन. तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो है अब्रेसिव, बाइंडर, surfactant and humectants. The main purpose of the paste is to remove debris and the plaque. ब्रेथ फ्रेशनिंग एंड द टीथ वाइटनिंग. नेक्स्ट बात करते हैं टूथ पाउडर के बारे में. तो द यूज़ ऑफ पाउडर सब्सटेंसेस सच एज द चारकोल, ब्रिक, एश एंड सॉल्ट. दिस इज़ यूज फॉर द क्लीनिंग द टूथ. एंड टूथ पाउडर को हम लोग दंत विशोधन चूर्ण भी बोलते हैं. तो पहले के टाइम में जब इस तरह के ओरल हाइजीन्स के लिए बहुत सारे माउथ वॉशेज़ और फ्लॉसिंग, जीवा निर्लेखन के लिए जो टंग क्लीनर्स आते हैं, जो टूथपेस्ट है, वो सब जब चीज़ें नहीं थी तो पहले के लोग क्या यूज़ करते थे, तो वो है बेकिंग सोडा, हर्ब्स लाइक द क्लोव्स यानी कि लौंग, मिंट और सिनेमन एंड एन आर्टिफिशियल स्वीटनर फॉर द टेस्ट. One of the most valid reasons for switching to the tooth powders is that they do not contain the fluoride, which is toxic especially for the children. Next बात करते हैं माउथ वॉश के बारे में. तो माउथ वॉशेज come in a variety of compositions, many claiming to kill bacteria that make up the plaque or to freshen the breath. नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ जीवा निर्लेखन एंड द टूल्स यूज इन द टूडेज एरा एंड देयर बेनिफिट्स. तो जो टंग क्लीनर होता है वो हमारा जीवा यानी कि जो टंग होता है उस पर जो भी बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं उसको क्लीन करने का काम करता है. नेक्स्ट देखते हैं जीवा निर्लेखन द्रव्य एवं परिमाण. तो जीवा को साफ करने के लिए जो जीभी होती है वो सोना, चांदी, तांबा, इन सब चीज़ों से बनाए जाते हैं. आजकल मार्केट में प्लास्टिक के भी आते हैं जो कि ऑब्वियसली अच्छी चीज़ नहीं है. तो जो जीवा निर्लेखन के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं जीभी, वो कोमल होनी चाहिए और 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए. इससे क्या लाभ होते हैं, तो इससे हमें मुख वैरस्य होता है, मुख की जो दुर्गंधता होती है वो क्लीन हो जाती है, शोफ एवं जड़ता का विनाश होता है और शुद्धता की प्राप्ति होती है. बात करते हैं अंजन के बारे में जो कि है सुरमा से हम लोग रिलेट करते हैं. तो सौवरांजन का प्रयोग जो है नित्य प्रतिदिन बताया गया है कि हमें प्रतिदिन जो है सौवरांजन का यूज़ करना चाहिए. जो सौवरांजन होता है वो सौम्य होता है जिसकी वजह से जो आँखों का जो तेज होता है, यानी आँख जो है वो अग्नि का स्थान होता है, तो जो आँखों में जो तेज होता है उसकी रक्षा होती है. और दोष अपकर्षण के लिए दोषों के बलाबल का विचार करके 5वीं अथवा 8वीं रात्रि में तीक्ष्ण जो रसांजन बताया गया है उसका प्रयोग करने के लिए बताया गया है. यानी कि जो सौवरांजन है उसे हमें रोज़ यूज़ करना चाहिए और जो रसांजन है वो हर 5 से 8 दिन के बीच पे एक बार रात्रि में करना चाहिए. अब बात करते हैं अंजन की श्रेष्ठता एवं लाभ. तो श्रेष्ठ अंजन जो है वो सिंधु प्रदेश से उत्पन्न होने वाला जो श्रकांजन है उसका बताया गया है. अंजन का जो प्रयोग है उसका प्रयोग करने से नेत्रदाह, नेत्रकंडु, नेत्रमल, दृष्टि की क्षीणता एवं नेत्रों की पीड़ा का विनाश होता है. नेत्रों में जो तेज है उसकी वृद्धि होती है एवं वात एवं आतप को सहने की सामर्थ्यता होती है और नेत्र के जो रोग होते हैं उससे सुरक्षा होती है. बात करते हैं कवल और गंडूश की फॉर द ओरल हाइजीन. तो जो कवल है वो किसी भी लिक्विड की वह मात्रा है जिसको अगर हम लोग अपने मुख में भरते हैं तो वो इधर से उधर की जा सकती है, लेकिन अगर वही गंडूश की बात करें तो हम उसको मूव नहीं कर सकते. बात करते हैं विधि और काल की. तो गंडूश एवं कवल मुख में एकाग्र मन से शरीर को सीधा रख करके तब धारण करना चाहिए और जब तक कि गला दोषों से भर ना जाए और नासिका तथा नेत्रों से पानी ना आने लगे फिर इसका त्याग कर पुनः धारण करना चाहिए. तो अगर हम लोग कवल या फिर गंडूश का धारण करते हैं तो हमारे मुख में ऐसे बहुत सारे श्राव होंगे जिसके बाद एक लिमिट आती है कि जो हमारा मुख होता है दोषों से भर जाता है और उस वक्त हम लोग धारण नहीं कर पाते, तब हमें उसका त्याग करना चाहिए. गंडूश एवं कवल से लाभ. तो गंडूश एवं कवल धारण करने से हनु अर्थात जबड़ों को बल मिलता है, स्वर बल होता है यानी कि जो वाणी है वो निर्मल और गंभीर होती है, मुखमंडल का सुगठन होना, रसों का ज्ञान निर्बाध रूप से प्राप्त होता है और मुख दौर्गंध दूर होता है, शोफ और जड़ता का नाश होता है, जो दांत है वो दृढ़ होते हैं और भोजन में रुचि आती है. अकॉर्डिंग टू अष्टांग संग्रह देयर आर 4 टाइप्स ऑफ गंडूश. मोड ऑफ एक्शन ऑफ कवल एंड गंडूश. तो जो ओरल म्यूकोसा मेम्ब्रेन है उसमें कैपेसिटी होती है कि जो भी लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स है उसको एब्जॉर्ब कर सके. तो इसलिए हम लोग जो गंडूश या फिर कवल करते हैं उसमें मेनली हम लोग ऐसे द्रव्य का यूज़ करते हैं जो कि लिपिड सोल्यूबल हो, जैसे कि जो ऑयल्स आते हैं उसका यूज़ करते हैं. तो रेगुलर यूज़ करने से जो हमारे जॉ है उसका प्रॉपर मूवमेंट्स होता है, जो फेशियल मसल्स हैं वो भी अच्छी होती हैं.
नेक्स्ट बात करते हैं माउथ वॉश, माउथ रिंस, ओरल रिंस और माउथ बाथ की। तो जो माउथ वॉशेज़ होते हैं वो बेसिकली एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे माउथ में माइक्रोबियल ग्रोथ हो रही है वो रिड्यूस हो जाती है। इट एक्ट एज अ एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और द एंटी फंगल एक्शंस। Additionally, some mouthwashes act as a saliva substitute to neutralize acid and keep the mouth moist in xerostomia. Xerostomia कंडीशन है जब हमारे माउथ का जो सलाइवा होता है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ ड्राई माउथ। सलाइवरी जो ग्लैंड्स होते हैं वो अच्छे से सेक्रीट नहीं हो पाते हैं, दैट्स वाई। तो ऐसा करने से जो बैड ब्रेथ होता है वो कंट्रोल होता है और रिड्यूस होता है। मिनिमम 20 to 50 ml ऑफ माउथ वॉश हमें यूज़ करना चाहिए। द वॉश इज़ टिपिकली स्विच्ड और गार्गल्ड फॉर अबाउट द हाफ अ मिनट एंड देन स्पेट आउट। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि देर आर 3 टाइप ऑफ माउथ वॉशेज़ बताए गए हैं, कॉस्मेटिक माउथ वॉश, एंटीसेप्टिक माउथ वॉश और फ्लोराइड माउथ वॉश। तो सबसे पहले कॉस्मेटिक माउथ वॉश को देखते हैं। जो कॉस्मेटिक माउथ वॉशेज़ होते हैं इनका मेन जो एक्शन होता है वो बैड ब्रेथ को कंट्रोल करना है। इनका बैक्टीरियाज पर कोई एक्शन नहीं होता और प्लेक फॉर्मेशन से हमें ये नहीं बचाते। नेक्स्ट बात करते हैं एंटीसेप्टिक माउथ वॉशेज़ की। तो ये सिंपली मास्क द बैड ब्रेथ एंड दे एक्टिवली फाइट अगेंस्ट द प्लेक एंड प्रोटेक्ट योर टीथ। जो फ्लोराइड माउथ वॉशेज होते हैं वो अगर कोई पर्सन को टूथ डिके होने के ससेप्टेबल है तो वही उसको यूज़ करना चाहिए, कभी भी हमें एक्स्ट्रा फ्लोराइड ऐड नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं अभ्यंग के बारे में। तो शरीर पर तेल लगा करके संपूर्ण शरीर का मालिश करना अभ्यंग कहलाता है। अब बात करते हैं स्पर्शन इंद्रियों में जो वायु होती है और वायु के शमन के लिए तेल को बहुत अच्छी औषधि बताई गई है। तो विशेष तौर पर शिरोभ्यंग, कर्णपूरण और पादाभ्यंग के बारे में निर्देश किया गया है। तो अभ्यंग की कितनी मात्रा होनी चाहिए? तो 300 मात्रा तक मालिश करने पर स्नेह रोमकूप में रहता है, 400 मात्रा तक मालिश करने पर त्वचा में, 500 तक करने पर रक्त में, 600 तक मांस में, 700 तक मालिश करने पर मेद में, 800 तक अस्थि में और 900 मात्रा तक मालिश करेंगे तो मज्जा में व्याप्त हो जाता है। Abhyang as a health promotive measures. So Abhyang is explained in the Dincharya Prakaran to maintain the good health and the well-being. It involves the massage of the entire body from the head to the toe. Special attention should be given for the Shira, Kan and the Padabhyang. यहाँ पे हमें तिल तैल के बारे में निर्देश किया गया है कि हमें तिल तैल से ही अभ्यंग करना चाहिए, क्योंकि तिल तैल को तेलों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। वी कैन ऑल्सो यूज़ घृत। After absorption by the skin, it spreads throughout the body and provides the nutrition and the strength to the body. Abhyang aids good sleep, joint health, nourishes the sapta dhatus, that is the body tissues, and brings aggravated doshas back to the balance. They further claim it to improve the condition of the dry, coarse hair and the flaky skin. अभ्यंग करने से जो हमारे माइनर स्रोतस हैं वो खुल जाते हैं, जिसकी वजह से जो उसमें टॉक्सिन्स प्रेजेंट हो रखे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द आर्म, तो वो सारे रिमूव हो जाते हैं या मेल्ट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी है वो अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाती है और क्लीन हो जाती है। इट soothes the vata pitta and कफ dosha imbalance which will bring the deep relaxation to the body and the peaceful mind. अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ अभ्यंग के बारे में। इट बैलेंसेस द दोशास, इट रिलीव द फटीग, soothes the nervous system and calming the nerves, increases the circulation and blood flow and positively impacting the endocrine and immune system, encouraging the lymphatic drainage, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो easily detoxify हो जाती है। इम्प्रूविंग द विजन, जो हमारे पैर होते हैं वहाँ पे एक नर्वस सिस्टम जो है कनेक्ट करता है हमारे आइज़ को और हमारे लेग्स को, जिसकी वजह से अगर हम लोग पादाभ्यंग करते हैं तो उससे हमारी जो आई विजन है वो भी इंक्रीज़ करती है। इंक्रीजिंग द एनर्जी एंड अलर्टनेस, इंक्रीजिंग द फिजिकल स्ट्रेंथ एंड डीलिंग द एज रिलेटेड चेंजेस, helping the endocrine system regain the balance, maintaining the health, sleep and longevity, decreasing the stress levels, improving the quality of sleep and enhancing the overall quality of health. बात करते हैं तांबुल सेवन के बारे में। तो यहाँ पे हमें जाति फल, कटुक या फिर लता कस्तूरी, सुपारी, लौंग, कंकोल, कर्पूर का गोंद और छोटी इलायची, इन सब चीज़ों से पान के पत्ते में रख करके और सेवन करने के लिए बताया गया है। नेक्स्ट करते हैं तांबुल सेवन काल के बारे में। तो सो करके उठने के बाद, भोजन के बाद और वमन के बाद आचार्य शिष्यों ने तांबुल सेवन का निर्देश किया है। तांबुल सेवन की विधि। तो तांबुल सेवन विधि में प्रातःकाल सुपारी, दोपहर में खतिर तथा रात में चूर्ण की मात्रा अधिक होनी चाहिए। पान के पत्ते के अग्रभाग में आयु, मध्य भाग में लक्ष्मी और मूल भाग में यश का वास होता है, इसलिए अग्रभाग, मूल भाग और मध्य भाग इनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो पान के पत्ते का मूल खाने से रोग उत्पत्ति होती है, अग्रभाग को खाने से पाप होता है और जो मध्य भाग है उसको खाने से बुद्धि का नाश होता है, और सिर्फ अगर कोई चूना खाता है तो उससे आयु की हानि होती है। पान की पहली पीक
विष के समान गुण वाली होती है। दूसरी पीक जो है वो दुर्जर अर्थात कठिनाई से पचने वाली होती है। और जो तीसरी पीक होती है वो अमृत के समान गुणकारी होती है और रसायन तुल्य होती है। इसलिए जो तीसरी पीक है उसको पीने का निर्देश किया गया है, जबकि जो पहली और दूसरी जो पीक थी उसको नहीं पीना चाहिए। तांबुल सेवन से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो बताए गए हैं कि मुख में निर्मलता आती है, सुगंधित होता है, कांति एवं सौष्ठव यानी कि सौंदर्य की प्राप्ति होती है। जो हमारे जौ है, दंत, स्वर, जीवा, इन सब में जो मल प्रेजेंट होता है उसका शोधन होता है। यह प्रसेक का शमन करने वाला, कंठों के रोग का विनाश करने वाला तथा हृदय के लिए हितकर होता है। और अकॉर्डिंग टू भाव मिश्र, इन्होंने त्रिदोषों का समन करने के लिए और मन को प्रसन्नता करने वाला बताया है। अति तांबुल सेवन से हानि क्या क्या हो सकती है, तो जो पान का अति सेवन करते हैं उनके शरीर, नेत्र, ज्योति, केश, दांत, जठर अग्नि, श्रवण इंद्रिय, वर्ण तथा बल की हानि होती है। और शोष, पित्त तथा वायु की वृद्धि होती है। किन किन लोगों को तांबुल सेवन का निषेध कहा गया है, तो उनमें जो लोग आते हैं वो है रक्तपित्त, क्षतछीड़, तृष्णा, मूर्छा, रुक्ष, दुर्बल, मदात्य और मुक्षोष। इन सब से जो पीड़ित व्यक्ति होती हैं उनको मुख तांबुल सेवन का निर्देश नहीं किया गया है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो एंड डू सपोर्ट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।